मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक साथ में पहले 3 लोगों का मर्डर हो चुका था जो कि डॉक्टर की काफी ज्यादा हायर पोजीशन पे थे और इन सब का डाउट के घेरे के अंदर डॉक्टर तेनमा आ रखे थे। इसी के साथ में जो जंकर था जो कि मर्डर का एक बहुत बड़ा सस्पेक्ट हो सकता था, उससे जोहान के बारे में पता लगाया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर तेनमा के सामने ही जोहान ने उसे मार दिया। एकदम से डॉक्टर तेनमा की पूरी लाइफ ऊपर नीचे हो गई। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ही प्यारी लड़की थी। वो भागती हुई आती है क्योंकि शायद हो सकता है वो अपने लेक्चर के लिए लेट हो गई थी। क्लास के अंदर जो लेक्चरर थे वो सारे बच्चों से एक मर्डर से रिलेटेड केस की क्वेरी करते हैं, लेकिन किसी को भी उसका आंसर नहीं पता था। तभी ये लड़की एंटर करती है और लेक्चरर कहते हैं कि नीना, आज भी तुम काफी ज्यादा लेट हो, मैं तुम्हें तभी बैठने की परमिशन दूंगा जब तुम आंसर बताओगी। और नीना बिना किसी हिचक के या बिना एक भी मिनट सोचे उस क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से जवाब दे देती है। इससे पता चलता है कि ये जो क्लास थी वो एक लॉ की क्लास थी और जो ये लड़की है इसका नाम नीना है और ये एक लॉ की स्टूडेंट है जो कि काफी ज्यादा ब्रिलियंट है। जिसका आंसर कोई बच्चा नहीं दे पाया था, नीना उसी का आंसर दे देती है। साथ ही में लेक्चरर उसे डांटते भी है और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जॉब छुड़वानी पड़ेगी अगर तुम ऐसे ही लेट आती रही तो। जिसके बाद में नीना के साथ उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो बाहर आते और कहते कि अच्छा हुआ नीना तुम टाइम से आ गए, अगर तुम नहीं आती तो हमें तो भर भर के होमवर्क मिल जाता। साथ ही में यहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम पीटर था जो कि नीना से काफी ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश किया करता था, लेकिन नीना उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि नीना अपने काम के लिए निकल जाती है। वो एक पिज्जा डिलीवरी गर्ल थी जो कि हमेशा अपने मैनेजर से बचने के लिए फास्ट काम किया करती थी। साथ ही में दिखाया जाता है कि नीना की एक बहुत ही हैपनिंग फैमिली है। वो अपने घर जाती है, प्यार से मम्मी डैडी को कहती है कि मैं घर आ गई। मम्मी डैडी भी उसका इंतजार करते हैं, खाना वगैरह बना के रखते हैं। जहाँ पे उसकी मॉम ने हेयर कलर कराया था तो उसके डैड कहते हैं कि इस उम्र में आके तुम्हें हेयर कलर कराने की जरूरत नहीं है। तो नीना कहती है कि मेरी मॉम इतनी ब्यूटीफुल है, आप उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। नीना आज अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसने छोटे छोटे से बच्चों को देखा जिन्होंने काफी अच्छे कॉस्ट्यूम पहन रखे थे, लेकिन क्या मैंने ऐसे कोई कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं? मैंने तो कभी मेरी ऐसी फोटो नहीं देखी। जहाँ पे नीना के पेरेंट्स उसे बचपन का एल्बम दिखाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिख तो रहे थे लेकिन किसी के अंदर भी बच्चे का फेस नहीं दिख रहा था। तो नीना कहती है कि अच्छा ये मैं ही थी क्या, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं। यहाँ से हमें पता चलता है कि नीना को अपने 10 साल से पहले की कोई भी मेमोरी याद नहीं है। इसके साथ में नीना अपने कमरे के अंदर आती है जहाँ पे उसे अपने फ्रेंड के कोई मेल वगैरह आ रखे थे, लेकिन साथ ही में एक बहुत ही अच्छा सा मेल आ रखा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम बहुत प्यारी लड़की हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, बल्कि काफी सारे फूल भी लाना चाहता हूँ। नीना समझ जाती है कि आखिर ये लड़का कौन हो सकता है। फिर वो कहती है कि ये जरूर पीटर होगा और इस बार मैं इम्प्रेस हुई। नीना अपनी थेरेपी के लिए जाती है। पता चलता है कि नीना को थेरेपी के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि उसे काफी टाइम से बुरे सपने आते हैं, वो फोकस नहीं कर पाती है, ना उसे नींद अच्छे से आ पाती है, साथ ही में उसे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि अब तुम्हारी तबीयत वगैरह कैसी है, तुम कैसा सोचती हो, पास्ट के बारे में मत सोचा करो, जो भी हो गया है उसके लिए तुम इतनी परेशान मत हुआ करो, बल्कि तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, अपने काम पे फोकस करो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो। जहाँ पे नीना भी बताती है कि हाँ ठीक है, मुझे भी अब ऐसा ही करना चाहिए, मेरा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं उसी पे ध्यान रखूंगी। नीना यहाँ से चली जाती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नीना बहुत ही प्यारी लड़की है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उसके मन के अंदर कई राज छुपे हैं और ये राज शायद नीना को भी नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं कि नीना अब स्कूल के अंदर बैठ के सारे बच्चों के साथ में लंच करती है और पीटर को कहती है कि मैं बड़ी इंप्रेस हुई तुम्हारी उस पोयम से। जहाँ पे पीटर कहता है कि मैंने तो कोई पोयम नहीं लिखी, तुम्हें आखिर किसने लिख दी? उसे छोड़ो, जिसने भी लिखी हो, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि मेरे साथ में अब एक और कॉम्पिटिटर आ गया है जो कि तुम पे लाइन मारना चाहता है। इस बात को सुन के तो यहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग थे सब हंसने लग जाते हैं, लेकिन नीना सोच में पड़ जाती है कि अगर ये पीटर ने नहीं लिखा है तो फिर आखिर किसने लिखा होगा। जिसके बाद में वापस से इनका लेक्चर स्टार्ट होता है। इस लेक्चर के अंदर भी ये लेक्चरर मर्डर से रिलेटेड एक केस पूछते हैं कि आखिर उस फैमिली के साथ में क्या हुआ था और डॉक्टर ने उन्हें क्या क्या बताया था और उनके बच्चों का क्या रेस्पॉन्स था। ये एक मर्डर केस था जिसके अंदर फैमिली के कपल को मार दिया गया था और दोनों बच्चे अकेले रह गए थे। नीना को ये पूरा केस पता था और वो इसका आंसर भी देने वाली थी। जैसे वो बच्चों के नाम पे आती है तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। ऐसे लग रहा था कि उसके मन की चीजें उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, उसके मुंह के अंदर से वर्ड्स ही रुक जाते हैं और वो काफी ज्यादा कांपने लग जाती है। 1 मिनट के बाद में जैसे वो मर्डर के बारे में सोचती है तो सीधा उल्टी करने लग जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। पीटर उसे संभालता है और कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो लगा था तुम बहुत ज्यादा ब्रेव गर्ल हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या? जहाँ पे नीना बताती है कि जो लेक्चरर कह रहे थे केस के बारे में, मैं बस उसे सोच के थोड़ी सी घबरा गई, बाकी सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि यार तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो, मर्डर और खून का नाम सुन के तुम क्यों इतनी परेशान हो गई? जहाँ पे नीना कहती है कि प्लीज चुप हो जाओ, मेरे सामने मर्डर का नाम मत लो। जिसके बाद नीना अपने घर पे जाती है और काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके सामने जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है, मर्डर, बचपन और इस तरीके का माहौल, तो वो इतनी ज्यादा घबरा क्यों जाती है? आखिर 10 साल पहले उसके साथ में क्या हुआ था
था, वो इतनी क्यों परेशान रह रही है। जिसके बाद में हमें एक सीन दिखाया जाता है कि एक आदमी काफी सारे लोगों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि क्या 9-10 साल पहले कोई ट्विन बच्चे आए थे जो कि यहीं पे रहते थे। काफी सारे लोगों ने मना कर दिया, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने हाँ भी किया कि हाँ यहीं पे वो बच्चे रहते थे, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए रहते थे, अकेले ही थे, और उसके बाद में किसी ने उन्हें अडॉप्ट किया, लेकिन फिर वो यहाँ से चले गए। कहाँ गए किसी को कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे जोहान ने अपना नाम माइकल बताया था, इसी के कारण यहाँ के लोग उसे माइकल के नाम से जानते थे। ये इन्वेस्टिगेशन करने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर तेनमा थे। यहाँ के लोग पूछते भी है कि क्या तुम कोई पुलिस वाले हो, लेकिन डॉक्टर तेनमा के पास कोई जवाब ही नहीं था। तभी यहाँ पे उसे एक टीचर भी मिलती है जो कि जोहान की स्कूल टीचर थी। उस वक्त जोहान ने अपना नाम बदल के माइकल रखा था। तो ये टीचर कहती है कि मेरे पास में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बच्चा बहुत अलग रहता था, किसी के साथ में बात भी नहीं करता था, उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे, उसकी बहन तो थी लेकिन उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 6 साल पहले यहाँ पे आग लग गई थी और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए थे, तो हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिसके बाद डॉक्टर तेनमा सोचते रह जाते हैं कि अब आखिर वो कहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेंगे। उन्हें उस स्कूल की टीचर से थोड़ा बहुत तो आइडिया मिला था कि आखिर वो बच्चे कौन से एरिया के अंदर रहते थे। इसी के कारण तेनमा सोचते सोचते वहां तक चला गया, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा था कि जोहान तो ठीक है, लेकिन उस वक्त उसके साथ में उसकी बहन भी थी। आखिर वो लड़की कहाँ गई, उसका कुछ नामो निशान भी नहीं है। क्या वो लड़की सेफ है, क्या वो लड़की जिंदा है, आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। उसी रात को नीना के पास में भी मैसेजेस आते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं बहुत ही जल्द तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। नीना फिर से परेशान हो जाती है कि आखिर ये कौन लड़का है जो कि मुझसे मिलना चाहता है। जिसके बाद हम डॉक्टर तेनमा को देखते हैं, वो एक लेडी के घर पे आता है और उन बच्चों के बारे में पूछता है कि माइकल रिचमैन नाम के बच्चे थे, यहाँ पे एक लड़का था, क्या वो यहीं पे रहता था। तो ये लेडी उसे डांट देती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे उस लड़के के बारे में कुछ भी याद नहीं करना, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पे रहे थे और मुझे वो चीजें भूलनी है, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पे ऊपर से डॉक्टर तेनमा को किसी ने आवाज दी थी जो कि एक बूढ़ा सा आदमी था। वो डॉक्टर तेनमा को ऊपर बुलाता है और कहता है कि मैं उनके बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम ऊपर आ जाओ। डॉक्टर तेनमा शुक्रिया करते हैं और अंदर आते हैं। ये बूढ़ा सा आदमी उन्हें बिठा देता है और बातचीत करना शुरू करता है, लेकिन उससे पहले वो चाय बनाता है। डॉक्टर तेनमा इधर उधर देखते हैं तो पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी जरूर किसी वॉर का हिस्सा रहा होगा। इसी के साथ में सीन यहाँ नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड्स उसे छेड़ रही थी कि क्या बात है, तुम्हारा तो प्रिंस चार्मिंग तुम्हें जल्दी मिलने के लिए आने वाला है, हो सकता है कि वो सफेद घोड़े पे ही बैठ के आए। कहीं ना कहीं नीना भी ब्लश कर रही थी कि शायद वो लड़का उसी का प्रिंस चार्मिंग होगा। तभी लड़कियां कहती है कि तुम्हें पता है कि वो लड़का हमारी ही क्लास में बैठता है और वो भी उस परमानेंट सीट पे ही बैठता है, कंटिन्यूअसली तुम्हें ही घूरता जाता है। नीना को विश्वास ही नहीं होता कि वो लड़का उसी की क्लास में बैठता है, लेकिन आज तक नीना ने उसे देखा नहीं है और अब तो वो भी उससे मिलना चाहती है। जिसके बाद में सीन वापस से यहाँ डॉक्टर तेनमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। डॉक्टर तेनमा इस बूढ़े आदमी से उस लड़के के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पे बूढ़ा आदमी बताता है कि उस लड़के को इस दुनिया में किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं था, किसी के ऊपर भी नहीं, वो सिर्फ एक ही इंसान पे ट्रस्ट करता था जो कि उसकी बहन थी। तुम जरूर डॉक्टर तेनमा होंगे क्योंकि उसने अपनी हर बातों के अंदर तुम्हें मेंशन किया था, वो तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता था और तुम्हारी काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करता था। वो लड़का जब तक मेरे पास में था हमेशा ऊपर आया करता था, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला रहता था तो वो मेरे पास आके पढ़ाई किया करता था। वो जब तक मेरे पास था मैं उसे इंग्लिश और फ्रेंच सिखाया करता था। जाने से पहले उस लड़के ने इंग्लिश और फ्रेंच काफी अच्छी तरीके से सीख ली थी। डॉक्टर तेनमा उसके बारे में और पूछते हैं कि उसे और क्या क्या चीजें पसंद थी, क्या चीजें नहीं पसंद थी और वो क्या करने वाला था। जहाँ पे ये बूढ़ा आदमी बताता है कि उसे स्टोरी सुनना बहुत पसंद था, काफी ज्यादा, लेकिन उसे कोई आम फैंटेसी स्टोरी सुनना बिल्कुल नहीं पसंद था, बल्कि उसे तो वॉर की स्टोरी सुनना पसंद था। मैं जिस वक्त वॉर के अंदर था तो वहाँ पे हमारी बटालियन एक बहुत बुरे क्रैश के अंदर फंस गई थी, पानी के अंदर थे हम लोग और ऑलमोस्ट मरने वाले थे, लेकिन न जाने कैसे 38 घंटे के स्ट्रगल के बाद हम लोग बच गए और ये स्टोरी हमेशा से उसे बहुत पसंद थी। क्या तुम जानते हो कि उसे किस तरह की स्टोरीज पसंद थी? जिसके अंदर लोग मर जाते हैं, जिसके अंदर पेन होता है, डर होता है, काफी ज्यादा क्रूअल स्टोरीज उसे पसंद थी। मैं महसूस कर पाता हूँ कि वो बच्चा हमेशा स्माइल करता होगा, उसकी आंखों के अंदर अलग ही तरह की चमक होती होगी जब भी वो इस तरह की स्टोरी सुनता होगा। डॉक्टर तेनमा सोच के डर रहे थे कि आखिर ये लड़का ऐसा कैसे था और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं सोच सकता हूँ। जहाँ पे आदमी कहता है कि मैं तो अंधा हूँ ना, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी मैं उस लड़के की काफी सारी बातें जानता हूँ। जहाँ पे डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि उसके साथ में एक लड़की भी थी, उसकी बहन, आखिर वो कहाँ गई होगी। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ वो अपनी बहन के बारे में कहा करता था। वो कहता है कि जब उसकी बहन 20 साल की हो जाएगी तब वो अपनी बहन को लेने के लिए जाएगा और उसके बाद में वो हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। डॉक्टर तेनमा टेंशन के अंदर आ जाते हैं कि इसका मतलब है कि अभी उसकी बहन किसी और के पास में है और अगर जोहान ने अपनी बहन को ढूंढ लिया तो शायद वो खतरे में आ जाएगी। जिसके बाद में सीन यहाँ नीना के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त अपनी स्कूल की तरफ निकल ही रही थी। वो अपने पेरेंट्स को गुड बाय करती है और जाती है, जहाँ पे उसके जाने के बाद में उसके पेरेंट्स बात करते हैं कि क्या अब हमें बता देना चाहिए, हमने यही सोचा था कि नीना जैसे 20 साल की हो जाएगी तो हम उसे बता देंगे कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। गाइस अब जाके यहाँ पे रिवील होता है कि जो नीना थी वो जोहान की ट्विन सिस्टर थी और वो अडॉप्टेड है, यानी कि इस कपल की वो असली बेटी नहीं थी और ये कपल बस उसे पाल रहा था, लेकिन नीना से काफी ज्यादा प्यार करता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि नीना अब अपने कॉलेज के अंदर आ गई थी और वेट कर रही थी कि वो लड़का उससे मिलने के लिए आ नहीं
आने वाला है। उसकी फ्रेंड्स भी उसे छोड़ के चली जाती है और कहती है कि तुम बस उसे अकेले मिलो, जहाँ पे नीना चिल्लाती रह जाती है कि अरे तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इसी वक्त यहाँ पे एक लड़का आता है, लेकिन पता चलता है कि ये वो मर्डरर या फिर हम कह सकते हैं कि जोहान नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल सा ही लड़का था। तो नीना भी उसे हाय हेलो करती है। हवा चलने के कारण वो अपने बालों को ठीक करती है, तभी उसे पीछे से वही लड़का दिखाई देता है जिसका अभी तक चर्चाएं चल रही है। था तो वो उसका भाई जोहान, लेकिन एकदम से वो उसे देख के काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो लड़का उसे बहुत ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था। उसे डर लग रहा था उस लड़के से, और इस चक्कर के अंदर वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जर्नलिस्ट दिखाया जाता है जो कि अपनी कलीग से बातचीत कर रहा था। उसकी कलीग इस आदमी के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है कि तुम बहुत अनहाइजीनिक तरीके से रहते हो, ना नहाते धोते हो, ना घर जाते हो, बस हमेशा यहीं पे पड़े रहते हो। तुमसे मिलने के लिए कोई आदमी आया है और वो भी बिल्कुल तुम्हारी जैसे ही दिखता है। इस आदमी का नाम मोरा था, जो कि जर्मनी का ही एक आदमी था और जर्नलिस्ट था, लेकिन इसी ऑफिस के अंदर हमेशा रहा करता था। मोरा से मिलने के लिए जो आया था वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर तेनमा था। डॉक्टर तेनमा अब यहाँ पे अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं। तो मोरा पूरी स्टोरी सुनने के बाद में जोर जोर से हंसने लगता है कि आज से 9 साल पहले तुमने किसी बच्चे की जान बचाई, उसके पेरेंट्स मर गए, मिडिल एज के कपल थे, और उसके बाद में कंटिन्यूअसली 4 मिडिल एज के कपल मर गए और वो ट्विन बच्चे कहीं गायब हो गए। अब तुम उन्हीं ट्विन बच्चों को ढूंढ रहे हो जिसके अंदर से वो बच्चा मर्डरर निकला है और सब लोगों को मार रहा है। काफी अच्छी स्टोरी है, तुम चाहो तो इसे छाप भी सकते हो। जहाँ पे डॉक्टर तेनमा कहता है कि तुम मेरी बात का विश्वास करो, ये सारी बातें बिल्कुल सच है, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा होगा, लेकिन मुझे उन बच्चों को ढूंढना जरूरी है। लेकिन मोरा कहता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, और अगर तुम नॉवल लिखना भी चाहोगे तो भी तुम्हारी कोई नॉवल नहीं पड़ेगा। ये सब फालतू की बातें और बहुत पुरानी बातें हैं। मैं खुद उस केस के अंदर था, मैंने भी उसके अंदर जर्नलिज्म करी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी किसी तरह के का एविडेंस नहीं मिला था। 9 साल पहले उस बच्चे की आखिर उम्र क्या रही होगी, छोटा सा बच्चा होगा, कैसे किसी को मारेगा। तब डॉक्टर तेनमा कहता है कि मुझे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, बस आप मुझे कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिखा दीजिए 9 साल पहले के जिसके अंदर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया गया हो या फिर किसी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई हो। पहले तो मोरा मना करता है, लेकिन डॉक्टर तेनमा के इतना ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद में डॉक्टर तेनमा को डेटा रूम में ले जाता है। वो कहता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर फीड नहीं होती, बल्कि सारी चीजें फिजिकली होती है। तो ये सब किताबें पड़ी है, इसके अंदर खुद ढूंढ लो और टाइम से यहाँ से चले जाना। बेचारे डॉक्टर तेनमा अखबार खोल खोल के बैठ जाते हैं ताकि उन्हें उन दोनों ट्विन बच्चों के बारे में कुछ तो पता चले। इसी के साथ में सीन यहाँ नीना के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त वापस से अपने स्कूल आई थी। इस वक्त वो फ्रेश तो लग रही थी, जहाँ पे उसकी फ्रेंड्स कहती है कि कल तुम्हें क्या हो गया था, तुम तो बिल्कुल नीचे ही गिर गई थी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। जहाँ पे नीना कहती है कि हाँ बस वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, बाकी सब कुछ ठीक है और कुछ नहीं हुआ। उसकी फ्रेंड्स कहती है कि वैसे भी वो तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग नहीं था, उस लड़के के बारे में हमने पता लगाया था, उस लड़के को तो मेल के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने तुम्हें मेल नहीं किया था। एक बार फिर से नीना टेंशन में आ जाती है कि अगर उस लड़के ने भी मेल नहीं किया तो फिर आखिर उसे किसने मेल किया। जिसके बाद में वो अपने थेरेपी के अंदर जाती है। डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था, उस लड़के को देख के तुम्हें क्या फील हुआ। जहाँ पे नीना बताने लगती है कि मैं आपको नहीं समझा सकती, वो लड़का मुझे बस जाना पहचाना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उसे थोड़ी देर और ज्यादा देखूं या फिर अगर एक बार और मिलूं तो मुझे मेरी पुरानी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। वो बिल्कुल एक ईवल के जैसे दिख रहा था, मैं नहीं समझा पा रही कि आखिर वो कैसा दिखता है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा अपने आप पे जोर मत डालो, क्योंकि वो नीना की कंडीशन देख पा रहे थे। नीना जैसे जैसे अपने दिमाग पे जोर डालती जा रही थी, वो काफी ज्यादा हिलती जा रही थी, वाइब्रेट कर रही थी, मतलब घबरा रही थी। तो डॉक्टर उसे कह देते कि रुक जाओ, अपने दिमाग पे जोर मत डालो, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करो और अपने काम पे ध्यान दो, तुम इन सब चीजों के ऊपर गौर मत करो, नहीं तो तुम्हारी कंडीशन बिगड़ जाएगी। नीना कह के चली जाती है कि ठीक है मैं अपना ध्यान रखूंगी। इसी के साथ में जो मोरा था वो इसी ऑफिस में रहता था, तो उसके बॉस आके कहते हैं कि क्या तुमने उस आदमी को यहाँ पे रुकने के लिए कहा था। तो मोरा गुस्से के अंदर आ जाता है कि अरे मैंने उसे जाने के लिए कहा था। लेकिन मोरा जैसे डॉक्टर तेनमा को भगाने के लिए आता है तो पता चलता है कि वो तो बेचारे बेहोश हो गए, रात के अंदर यहीं पे थे और पूरी रात अखबार को छान रहे थे। तो डॉक्टर तेनमा को उठा के एक ब्रेकफास्ट वाली जगह पे ले आते हैं और बातचीत करने लगते हैं कि मैं रोज सुबह यहीं पे ब्रेकफास्ट करता हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम आखिर इतना क्यों परेशान हो रहे हो उस केस के पीछे। जहाँ पे डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि मेरे लिए वो केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये सब कुछ जानना जरूरी है, तुम आखिर घर क्यों नहीं जाते। जहाँ पे मोरा कहता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई थी और उसके साथ में मेरी बच्ची को भी ले गई, तब से मैं बस यहीं पे रहता हूँ, आखिर किसी आदमी के लिए काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जहाँ पे डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, तुम जाके अपनी वाइफ को वापस ले आओ ना, एक फैमिली कितनी ज्यादा जरूरी होती है। जहाँ पे मोरा कहता है कि मैं क्यों लेकर आऊंगा उसे, वो खुद छोड़ के गई है, उसे प्रॉब्लम थी मुझसे तो वापस आ जाएगी वो, जाने दो तुम ये सब चीजें, और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरा काम है। जहाँ पे डॉक्टर तेनमा उसे ये भी समझाता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, मैं एज अ डॉक्टर तुम्हें कह रहा हूँ। जहाँ पे मोरा कहता है कि तुम तो मेरी वाइफ के जैसे बात करने लगे हो, उसे भी इसी चीज से प्रॉब्लम थी, इसी कारण वो चली गई। जहाँ पे डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि इसका मतलब है कि उसे भी तुम्हारी फिक्र थी, अगर उसे तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो वो कभी तुम्हें सिगरेट छोड़ने के लिए नहीं कहती, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमें दिखता जा रहा था कि जब से मोरा का सीन स्टार्ट हुआ है वो खूब सारी सिगरेट फूंक चुका था। इसके बाद में सीन यहाँ नीना के पेरेंट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। नीना की माँ ने उसके बर्थडे के लिए एक स्वेटर बनाया था और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि वो हमारी ही तो बेटी है, क्या हमें बताना जरूरी है कि वो अडॉप्टेड
अफेक्टेड है, मैं उसे कभी नहीं बताना चाहती। जहाँ पे नीना के फादर भी कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम उसे बताएं कि वो किसी और की बेटी है, बल्कि अब तो वो हमारी ही बेटी है। इतनी ही देर में नीना यहाँ पे आ जाती है, पेरेंट्स उसका वेलकम करते हैं कि आओ बेटा खाना वगैरह खाओ। नीना जिसके बाद में अपने कमरे के अंदर जाती है और उसके बाद में उसे मेल मिलता है और इस मेल के अंदर लिखा था कि फाइनली वो लड़का उससे मिलने वाला है, वो भी उसके बर्थडे वाले दिन, यानी कि आज ही के दिन वो उसे मिलेगा हाइडेलबर्ग कैसल के अंदर, यानी कि शहर का कोई कैसल होगा बहुत ही सुंदर, वहाँ पे वो नीना को मिलने के लिए बुलाता है। नीना पहले तो डरी हुई थी, लेकिन वो खुद भी जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है, क्या है, उसका पास्ट क्या है, हो सकता है कि वो लड़का उसके पास्ट से जुड़ा हो। इसी के साथ में हम देखते हैं कि डॉक्टर तैनमा यहाँ पे अभी भी अखबारों के अंदर यही चेक कर रहे थे कि किसी बच्चे के मिसिंग होने की रिपोर्ट हो या फिर किसी की अडॉप्शन की रिपोर्ट हो। तो यहाँ पे ये मोरा कहता है कि मैं अपना इतना काम छोड़ के बस तुम्हारे साथ में लगा हुआ हूँ, जबकि मुझे तुमसे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। इतनी ही देर के अंदर अब डॉक्टर तैनमा और मोरा दोनों को ही एक रिपोर्ट मिलती है, जिसके अंदर एक फैमिली ने एक बच्चे के किडनैप होने की रिपोर्ट लिखाई हुई है, इसी के साथ में मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाई हुई है। वो दोनों बच्चे ट्विन बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा नहीं मिल रहा है। और अब यहाँ पे जब मोरा अच्छी तरीके से डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अगर इस बच्चे की डेट तुम चेक कर रहे हो, 9 साल पहले ये बच्चा गायब हुआ है और अभी वो 20 साल का बच्चा है, दैट मीन्स आज ही उन बच्चों का बर्थडे है, यानी कि उस लड़की का बर्थडे आज ही है। एकदम से डॉक्टर तैनमा डर जाता है और कहता है कि अगर आज ही एना का बर्थडे होगा तो मुझे आज ही उसे बचाने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। जोहान उसे लेने के लिए आएगा, प्लीज मेरे साथ चलो। इसी वक्त से नीना के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि अपने घर पे फोन करती है और कहती है कि मैं हाइडेलबर्ग कैसल के अंदर जा रही हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, वहाँ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम भी है, तो मुझे आते हुए थोड़ा सा लेट हो जाएगा। फोन रखने के बाद में एक कपल आपस में बात करते कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसके दोस्त भी काफी ज्यादा है, वो बर्थडे सेलिब्रेट करके आ जाएगी। यहाँ रास्ते के अंदर डॉक्टर तैनमा को काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि हाइडेलबर्ग के अंदर आखिर उसके साथ में क्या हुआ होगा, वो लड़की इस वक्त कैसी होगी, ठीक होगी या उसके साथ कुछ अब तक गलत ना हुआ हो। जहाँ पे मोरा कहता है कि उस वक्त केस के अंदर मैं भी था, मैंने उन चारों लोकेशंस को देखा था, जिस वक्त वो चारों मिडिल एज मरे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि किसी तरीके की चोरी हुई हो या किसी ने इंटेंशनली किसी को मारा हो। इस तरीके का कोई सबूत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बस कोई हैवान है, कोई शैतान है, जिसने बस लोगों को अपने मन की मर्जी के लिए खुशी खुशी में मार दिया है। अगर जिसने भी उन चारों मिडिल एज कपल को मारा होगा तो वो रुकेगा तो बिल्कुल नहीं, आगे भी लोगों को मारता ही जाएगा, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब भी डॉक्टर तैनमा मोरा को सिगरेट कम पीने के लिए ही एडवाइस करते हैं, जहाँ पे मोरा कहते हैं कि तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरे काम से काम मत रखा करो। अब ये दोनों ही यानी कि मोरा और डॉक्टर तैनमा इस वक्त नीना के पेरेंट्स के घर पे पहुंच जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही ये कपल नीना के बारे में सुनते हैं तो दरवाजा बंद कर देते हैं। डॉक्टर तैनमा दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हैं कि आप प्लीज मेरी बात सुनिए, आपने 9 साल पहले 2 बच्चों को अडॉप्ट किया था, आज आपकी बेटी काफी ज्यादा खतरे के अंदर है, मुझे आपकी बेटी से मिलना है, आप प्लीज दरवाजा खोलिए। इसी वक्त मोरा पीछे मुड़ता है और डॉक्टर तैनमा को कहता है कि तुम बिल्कुल सही घर पे आए हो। असल के अंदर हमने जो थ्योरी लगाई थी कि आज उस लड़की का बर्थडे है तो वैसा ही है, क्योंकि उसने घर के अंदर केक देखा। अब तो डॉक्टर तैनमा जोर जोर से चिल्लाता है कि प्लीज आप मेरी बात सुनिए, आपकी बेटी खतरे में है, लेकिन तब भी ये कपल दरवाजा नहीं खोलता और कहता कि हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। तब मोरा कहता है कि पुलिस वालों को आपको बुलाना पड़ेगा, आपकी बेटी की जान भी जा सकती है। तब ये कपल दरवाजा खोलता है और कहता है कि क्या बात कर रहे हैं, आखिर मेरी बेटी के साथ में क्या होने वाला है। जहाँ पे डॉक्टर तैनमा कहता है कि नीना को बुलाइए, नीना कहाँ पर है। जहाँ पे ये कपल कहता है कि नीना तो इस वक्त नहीं है, वो तो हाइडेलबर्ग कैसल के अंदर गई है अपने दोस्त से मिलने के लिए। जितनी देर में डॉक्टर तैनमा कहता है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं समझा सकता, मोरा आप मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं नीना को लेने के लिए जा रहा हूँ और आप ये सारी बातें पुलिस को बता देना। मोरा कहता है कि देखो तुम जिंदा वापस लौट आना, मैं नहीं चाहता हूँ कि उस मॉन्स्टर के हाथों तुम भी चढ़ जाओ और तुम भी मर जाओ। अगर तुम जिंदा वापस आ गए तो मैं अपनी सिगरेट छोड़ दूंगा और अपनी वाइफ को वापस से कॉल करके घर भी बुला लूंगा। डॉक्टर तैनमा बड़े खुश हो जाते हैं कि मोरा ने उसकी थोड़ी तो बात सुनी और उसके बाद में वो मोरा की कार की चाबी लेके चला जाता है। जिसके बाद में मोरा सोचता है कि अब ये सारी बातें वो पुलिस को कैसे समझाएगा, क्योंकि उनके पास में कोई एविडेंस नहीं है, बस ये थ्योरी के ऊपर चल रहे थे। लेकिन जैसे ही मोरा घर के अंदर आता है तो इन्हें पता चलता है कि फोन की लाइंस तो काट दी गई है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस घर पे। इतनी देर में हम नीना को देखते हैं जो कि हाइडेलबर्ग कैसल के अंदर पहुंच गई थी और काफी देर से वेट कर रही थी और अब वो यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी उसे एक आदमी रोक लेता है जो कि गार्डनर था और बड़ा ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं पजेस हो रखा है, उसे किसी ने फोर्स कर रखा है काम करने के लिए। नीना भागती है लेकिन ये आदमी उसे रोकता जाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा। इतनी देर के अंदर डॉक्टर तैनमा यहाँ पे आ जाते हैं और डॉक्टर तैनमा कहते हैं कि चलो यहाँ से ऐना। तो नीना कहती है कि मेरा नाम ऐना नहीं है, मेरा नाम नीना है। तो डॉक्टर तैनमा कहते हैं कि ये सब बताने का टाइम नहीं है, अभी के अभी यहाँ से चलो। नीना कहती है कि क्या वो तुम ही हो जो मुझे इतने टाइम से मेल कर रहे थे, क्या तुम ही मेरे प्रिंस चार्मिंग हो। तो डॉक्टर तैनमा कहते हैं कि फालतू की बातें मत करो, चलो अभी के अभी यहाँ से। लेकिन जैसे ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो वो गार्डनर डॉक्टर तैनमा के ऊपर अटैक कर देता है। पहले तो डॉक्टर तैनमा बचते हैं, लेकिन उसके बाद में गार्डनर के हाथ में जो वेपन था उसी से वो डॉक्टर तैनमा के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी नीना आती है और उसे उठा के पटक देती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि नीना ने काफी ज्यादा कराटे की प्रैक्टिस कर रखी थी, वो एक स्टूडेंट थी कराटे की, तो इस आदमी को नीचे गिरा देती है। और अब इसके हाथ बांधने के लिए डॉक्टर तैनमा खुद अपनी टाई देता है और इस आदमी के हाथ बांध के ये इसे वहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद में डॉक्टर तैनमा
अपने साथ में नीना को लेके चले जाते हैं। लेकिन ये जो गार्डनर बेचारा जो जमीन पे गिरा हुआ था, जिसने अपना काम अधूरा किया था, वो चिल्लाता रह जाता है कि मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा, प्लीज तुम लोग रुक जाओ। और कुछ ही देर बाद में ऐसा लग रहा था कि उसे मारने के लिए यहाँ पे वही इंसान आ गया है कि और कोई नहीं बल्कि चौहान ही होगा। रास्ते के अंदर नीना पूछती जाती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम मुझे कैसे जानते हो। जहाँ पे डॉक्टर तैनमा बताते हैं कि तुम्हारा नाम ऐना है, जब तुम 9 साल पहले मेरे हॉस्पिटल में आई थी तब तुम्हारा नाम ऐना था और तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई भी था। नीना जब इतना सुनती है इतने के अंदर तो वो पागल ही हो जाती है कि इतनी सारी चीजें उसके साथ में क्या क्या हो रही है, उसका एक भाई भी है, आखिर उसके साथ में हो क्या रहा है। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।